जॉब करते हुए मेरे ख्याल में ये आया कि हमें सरकारी नौकरी लगनी है कैसे भी करके, क्योंकि प्राइवेट में तो मैं करके देख ही चुका था, ना तो सैलरी है और ना जॉब सिक्योरिटी है। जब एग्जाम के 2 महीने रहे तो उस टाइम में मैं कंपनी छोड़ के चला गया। मैंने कंपनी में काम किया था, उसमें पैसे बचा के रखे थे, तो उससे मेरा फॉर्म भरने का और ये हो जाता था। हम तो गांव से हैं, हमारा तो प्रॉब्लम है, काम करना पड़ता है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, मेरे साथ बनवारी जी हैं जो BRO में है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये कंपनी आती है। भारतीय आर्मी का एक विभिन्न अंग है जो बॉर्डर इलाके जो होते हैं ना, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और हमसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा जो आपको स्क्रीन पर जो स्टूडेंट हमारा दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छे से बताएंगे। इनसे सारा चीज हम जानने वाले हैं। BRO में भर्ती अच्छी आती रहती है, हमेशा आती रहती है। और इसमें जो जाने के इच्छुक व्यक्ति होंगे, आपके लिए ये इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी ITI छात्रों को ये इंटरव्यू को देखना चाहिए कि कैसे गांव का लड़का यहाँ तक पहुंच गया है और एक बार में यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि इनका लक्ष्य एक ही था और उस लक्ष्य के पीछे ये काम कर रहे थे। मुश्किलें तो बहुत आई, सबके जिंदगी में आता है, लेकिन यहाँ तक इन्होंने पहुंच के दिखा दिया। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं BRO के यूनिफॉर्म में, यही BRO का यूनिफॉर्म है। अगर आप BRO में जॉब करेंगे तो यही यूनिफॉर्म आपको मिलता है। सारी फैसिलिटी आर्मी वाले ही होती है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है जो बनवारी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने तो लाइक शेयर जरूर करना है। बनवारी जी, वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा, अपना नाम, कहाँ से आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम बनवारी लाल कालेर है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। सिंसिया गांव है सर मेरा। मैं अभी BRO में लद्दाख में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से 10वीं से शुरू करते हैं। 10वीं आपने कब पास किया था? 10वीं सर मैं 2015 में पास किया था। कितना नंबर था 10वीं क्लास में आपका? 10वीं क्लास में मेरा 65% था सर। अच्छा, इसके बाद 10वीं के बाद आपने क्या किया? 10वीं के बाद 12वीं किया था। कौन सा स्ट्रीम से? PCM से किया था। पीसीएम से आपने किया, साइंस से किया था आपने। कितना नंबर था 12वीं में? 58% था सर। 58% था। इसके बाद आपने क्या किया 12वीं के बाद? इसके बाद मैंने SSC GD का तैयारी किया था 1 साल के लिए। हम्म। उसके बाद में मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। इसके बाद आपने ITI में एडमिशन लिया, गुड। तो SSC GD का तैयारी करते वक्त ऐसा क्या हुआ कि आपको ITI में एडमिशन लेना पड़ा? क्यों ITI में एडमिशन लिया? थोड़ा तेज बोलिएगा। क्योंकि सर SSC GD में हम जब कंपैरिजन करते थे पुराने पेपर का, और जब मेरिट देखते थे तो वो बहुत हाई जाती थी, और उसके लिए मुझे लगता था कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए मेरे को कम से कम 3-4 साल तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम बढ़िया वाली। और इसीलिए मेरे को किसी रिलेटिव ने बताया कि आपको ITI करना सही रहेगा, ITI में जॉब मिलना इजी है, इसलिए मैंने 2018 में ITI में MMB ट्रैक से एडमिशन ले लिया। तो MMB ट्रेड से ही क्यों एडमिशन लिया? इसके पीछे कारण क्या है, MMB से क्यों किया आपने? इसके पीछे कारण था कि मेरे रिलेटिव एक भाई था, वो जो CRPF में व्हीकल मैकेनिक था MMB ट्रेड से, तो हमने सोचा कि हम भी CRPF ज्वाइन कर ले, इसीलिए मैंने MMB ट्रेड से ही ITI चुना। ओके ओके। और ये प्राइवेट कॉलेज था या गवर्नमेंट कॉलेज था? प्राइवेट कॉलेज था सर। आप रेगुलर ITI जाते थे ITI में? रेगुलर जाते थे सर। और प्रैक्टिकल वगैरह सब प्रॉपर ढंग से करते थे आप? जी सर। ओके। आप थोड़ा सा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने ITI कंप्लीट किया 20 में, ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है। 20 में कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर रहे थे? 20 में जैसे ही कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद मैं सुजुकी कंपनी में चला गया था, महसाना गुजरात। कौन सा कंपनी थी? वहां पे मैंने सुजुकी कंपनी। अच्छा अच्छा, गुजरात में। जी सर, मैं बलेनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम किया है मैंने। क्या काम कर रहे थे वहां पर, किस तरह का काम था आपका? मेरा सर उधर व्हीकल इंस्पेक्शन का काम था। अच्छा, कितना सैलरी था वहां पे? वहां पे सर 13,000 रुपये। मन लगता था, मतलब लगता था कि अच्छा जिंदगी है वहां पे?
नहीं लगता था सर, ऐसे लगता था कि 13,000 में क्या ही होगा, घर के खर्चे भी नहीं चलने हैं। और हम्म 13,000 भी तो था, लेकिन इसके साथ जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, हम्म। क्योंकि मैं मतलब कभी फिक्स भी घर टर्म से निकाल कॉन्ट्रैक्ट सकते पर हैं। था। जी सर। तो इसके बाद वहां पे जॉब करते हुए आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था, मतलब क्या सोच रहे थे, कैसे आपने बीआरओ का फॉर्म भरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। जॉब करते हुए मेरे ख्याल में ये आया कि हमें सरकारी नौकरी लगनी है कैसे भी करके, क्योंकि प्राइवेट में तो मैं करके देख ही चुका था, ना तो सैलरी है और ना जॉब सिक्योरिटी है। उनका कोई भरोसा नहीं है कब निकाल दे। और इसी बीच मुझे पता चला कि बीआरओ में वैकेंसी निकली है, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। हम्म। और तो कंपनी में काम करते हुए भी मैं पढ़ाई कर रहा था। तो कंपनी में आप थे और बीआरओ का फॉर्म आया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, पहला आईटीआई का फॉर्म था, आईटीआई लेवल पे पहला फॉर्म भरे थे आप। जी सर, पहला फॉर्म था। तो आपने वहां से फॉर्म भरा, तो आप पढ़ाई कैसे करते, क्या रूटीन था पढ़ने का, थोड़ा सा समझाइए हमें, मतलब कंपनी में काम करते तो कैसे पढ़ाई कर रहे थे। उधर सर यही था कि 8 घंटे को तो कंपनी में काम था, लेकिन बोलने को 8 घंटे था, 10 घंटे ही लग जाते थे। कंपनी का रूल ऐसा था कि आधे घंटे पहले आना है, आधे घंटे बाद जाना है। और इसी बीच में रास्ते में भी टाइम लग जाता था। और बाद में एक टाइम का खाना तो कंपनी देती थी, लेकिन एक टाइम का बना के भी खाना पड़ता था। हम्म। तो उसमें बाकी जो 3-4 घंटे मिल पाते थे उसमें पढ़ाई की। जब एग्जाम के 2 महीने रहे तो उस टाइम में मैं कंपनी छोड़ के चला गया। अच्छा, कंपनी छोड़ के आप घर आ गए। जी सर। तो घर पे मतलब गांव में ही आए या शहर में कहीं रूम ले लिया आपने। गांव में ही सर। अच्छा, गांव में, तो गांव में रह के आप 2 महीना टाइम बचा था, आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो डिस्टरबेंस महसूस जी नहीं होगी सर। भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है, गांव में है, पढ़ाई कर रहे हैं, शहर में रहना चाहिए, ऐसा कुछ। डिस्टेंस तो थोड़ा बहुत था, लेकिन वही समझौता करना पड़ता है कुछ, इसीलिए मैं घर पे ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मतलब जिद था कि नहीं नौकरी ले लेना है, ऐसा जिद था। जी। जी सर। अच्छा, तो जब आप बीआरओ का एग्जाम देने गए होंगे, तो क्या लग रहा था कि नौकरी हो जाएगी, अच्छा नंबर करके आए थे बढ़िया से। हाँ, लगा था कि मेरी तैयारी है, और एग्जाम दे के आया था तो लगा था कि हाँ, चांस है। तो बीआरओ का सिलेबस क्या था। पहले उस टाइम में सिलेबस था कि 100 नंबर का क्वेश्चन था और 10 नंबर का जीके था और 90 नंबर का थ्योरी था। तो ओवरऑल सबका तैयारी किए थे आप, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबका अच्छे से तैयारी किए थे, या केवल टेक्निकल पर फोकस था आपका। जी सर। ज्यादा टेक्निकल का फोकस था, क्योंकि टेक्निकल 90 नंबर का था, इसलिए। तो टेक्निकल के लिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो कितने घंटे टेक्निकल का आप पढ़ाई करते हैं और कितने घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं, टाइम टेबल बताइए थोड़ा। मैं मान के चलो सर, ज्यादा अगर 10-12 घंटे तो ये टेक्निकली पढ़ता था, और 2 घंटे के लगभग ये जीके पढ़ता था। तो जैसे आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे, 12 घंटे टेक्निकल पढ़ते थे, तो कितने घंटे पढ़ते थे आप टोटल। 12 से 14 घंटे सर। 14 घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे। जी इतना सर। अंदर से मतलब 14 घंटे पढ़ने का एनर्जी कहाँ से आ रहा था, मतलब क्या सोचते थे उस समय कि एकदम पढ़ना ही है, उठना नहीं है बेड पर से, पढ़ाई करते रहना है। वो तो सर कंपनी में जाके देखा ना, माहौल की ऐसे होते हैं, कंपनी निकाल देती है, तब जाके अंदर से आ गया कि नौकरी है तो है, लाइफ सिक्योर, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसे ही जिंदगी भर 13,000 12,000 में भटकना पड़ेगा। सही है, मतलब कंपनी में गए तो काम करने का स्टेमिना मतलब बढ़ गया, और देखकर डर लगने लगा कि भाई अगर नौकरी नहीं हुआ तो फिर वही जिंदगी है, उस जिंदगी में वापस नहीं जाना है, इस वजह से आप उतना मेहनत कर पा रहे हैं। तो जी जितने भी सर। लोग देख रहे हैं इस बात को समझ लीजिए, जो बोल रहे हैं 100% सत्य है, कि अगर अपने लाइफ में अपने गोल अपने एम के लिए काम नहीं किए, मेहनत नहीं किए, सो के टाइम खराब किए, तो समझ लीजिए बाबू, ये वर्दी जो सामने स्क्रीन पर पहन कर बैठे हुए हैं, ऐसा जिंदगी नहीं मिलने वाला है, बहुत बुरी जिंदगी होती है। और थोड़ा सा बनवारी हमें ये बताइए कि पढ़ाई के दौरान कभी फाइनेंशियल क्राइसिस रहा, पैसे वगैरह का प्रॉब्लम था, कि आप एकदम घर से मजे से पढ़ाई कर रहे थे। वो तो सर फाइनेंशियल क्राइसिस तो स्टूडेंट लाइफ में सभी के ही रहता है। फर्क इतना है कि किसी के कम रहता है, किसी के ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो वो तो मेरे भी था। तो आपको भी समस्या का सामना करना पड़ा, पैसे का तंगहाली थी। जी सर।
अच्छा, तो उसको कैसे मेंटेन करते थे? मतलब मन में क्या ख्याल होता था कि भाई पैसे की अभाव है, क्या करें हम? मैंने कंपनी में काम किया था, उसमें पैसे बचा के रखे थे, तो उससे मेरा फॉर्म भरने का और ये वो हो जाता था। हो जाता था उससे। तो कभी लाइफ में जी सर। ऐसा नहीं सिचुएशन आया कि बहुत डिमोटिवेटेड, छोड़ो यार ये सब नहीं करेंगे, चलो कुछ जो कर रहे हैं वही करेंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ कभी बीच में? ऐसा तो हुआ था सर। तो उस समय क्या किए थे आप? जैसे लेकिन मन से छोड़ देते, फिर कैसे आप उसको सँभाले अपने आप को? उसी तरह जब ऐसा हुआ तो फिर पीछे का देखा कि हमने कंपनी में किया, वहां पर कोई लाइफ नहीं है। एक दो बार मैं वर्कशॉप में भी गया था, वहां जाके भी मेरे को पैसे वैसे मिले नहीं, और वो रखना भी नहीं चाहते। तब जाके मेरे को एहसास हुआ कि बेरोजगारी भी खूब है, इसलिए मेरे को डीमोटिवेट हो ही नहीं सकता था सर, क्योंकि अच्छा, मेरे ये वाला ऐसा कहानी बैकग्राउंड ही थोड़ा-सा ऐसा डिटेल रहा। से हम जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि मैं तैयारी के दौरान कुछ छोटा-मोटा नौकरी खोज रहा था, आप किसी के यहाँ गए थे शायद अप्रोच करके। वो क्या हुआ था घटना थोड़ा बताइए हमें? जो आपके लाइफ जी का सर, मैं टर्निंग एक पॉइंट बार, बना? जी। जी सर, जब कोरोना काल का टाइम था, उसके टाइम में कोई काम धंधा था नहीं, तो मेरे पास थोड़ी पैसों की भी कमी थी, तो मैं सोचा कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लेते हैं, अपना कुछ फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, कोई गुजारा करने के लिए पैसा आ जाएगा। लेकिन वर्कशॉप में जहां भी पूछा सबने मना कर दिया कि हमारे पास बंदे की आवश्यकता ही नहीं। हुँ, हुँ। फिर किसी रिलेटिव से कहलवा के किसी बंदे के पास रहा वर्कशॉप में, तो वो मेरे को रखना ही नहीं चाहता था। मेरे रिलेटिव के कहने से मना तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने रखना ही नहीं चाहता। रहने के बाद ना तो उसने मेरे को कभी मतलब ये चाहा कि ये रहे, ना कोई चाय पानी का कुछ पूछना, इस तरह से रखता था। फिर मेरे को लगता था कि ये लाइफ तो नहीं चलेगी, फिर मैं वहां से छोड़ के आ गया। तो यही टर्निंग पॉइंट था शायद आपके इस ज़िंदगी का, जहाँ से आपने गवर्नमेंट जॉब का यात्रा शुरू किया। जी सर, ये भी उस टाइम में मेरे को बुरा लगा था कि वर्कशॉप वाले ने निकाल दिया, लेकिन अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन वो नहीं निकालता तो मेरे को अंदर ये सरकारी जॉब पाने की आग नहीं जलती। चलिए अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छा ही होता है। हाँ सर, अच्छा ही होता है। तो थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में बताइए कि आपके घर में कौन-कौन से लोग हैं? मतलब आपके अलावा आपके मम्मी-पापा और कौन-कौन से लोग हैं? मेरे घर में मम्मी पापा है, मेरे से बड़े दो भाई है। 2 भाई, आप सबसे छोटे हैं? जी सर। तो एक सवाल और आता है मेरे मन में कि बहुत सारे बच्चे को ये शिकायत होती है कि भाई आईटीआई नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। आप इस सवाल का जवाब में क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि आपने आईटीआई किया है, आईटीआई में रेगुलर पढ़ाई की है, आपने थ्योरी को समझा है, तो आपका जिंदगी बन जाएगा। और यदि आपने साथ में बीए कर रही हो और आईटीआई में एडमिशन ले लिया, थ्योरी उठा के कभी देखी नहीं, जब कोई एग्जाम आएगा उस टाइम आप लेके बैठोगे तो उससे कुछ नहीं होना। सही बात है। मतलब आईटीआई अगर आप कर रहे हैं तो ढंग से करिए, केवल सर्टिफिकेट लेने का काम नहीं करना है, आपको क्लासेस भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है, अच्छे से आईटीआई करिए और आपको नौकरी हो जाएगा। तो एक बनवारी मेरे यहाँ भी क्या होता है कि बिहार यूपी में ज्यादातर जो आईटीआई लगभग 99% जो आईटीआई है वो लोग करते क्या है कि एडमिशन ले लेते हैं, बच्चों को क्लास नहीं देते हैं और बोलते हैं ठीक है एग्जाम का टाइम आना सब हो जाएगा, और लोग करा लेते हैं। ठीक है, हमने इसका एक अल्टरनेट उपाय निकाला है कि इजी वे कोचिंग हम से के माध्यम से अगर कोई बच्चा आईटीआई में एडमिशन लेता है तो हम उसकी कोचिंग को पूरे लाइफ टाइम के लिए हम फ्री कर देते हैं, हम अपने यहाँ पढ़ाते हैं। केवल आईटीआई के नहीं पढ़ाते हैं, उसको मैथ रीजनिंग जीके जिस एक कम्पिटेटिव लेवल का पढ़ाते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चा 2 साल आईटीआई कंप्लीट करते करते उसकी तैयारी अच्छी हो जाती है और नौकरी जल्दी मिल जाता है। और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। जो आईटीआई में फी लगता है उससे 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगता है, बस इतना ही। और उनको लाइफ टाइम के लिए कोर्स मिल जाता है। जो 18 हज़ार का कोर्स है पूरी तरह से फ्री हम कर देते हैं। ऐसा सुविधा हम निकाले, जिन बच्चों को बढ़िया आईटीआई की तलाश है तो मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे बनवारी एक और सवाल है कि जो बच्चा आईटीआई कर रहा है, जो आईटीआई में एडमिशन लिया है, उनको आईटीआई करने के दौरान किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ? पहले सर उनको अपनी थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए। हुँ, मेनली होता क्या है कि सर आईटीआई को हल्के में ले लेते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहा है कि आईटीआई तो क्या है, अभी डिप्लोमा ले लेते हैं, जब आएगी जॉब तो पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे।
लेकिन ITI में जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो पॉसिबल नहीं है। नहीं। और समझ में तभी आएगा, कंटिन्यू क्लास लेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि अभी कर लेते हैं, डिप्लोमा लेते फिर तैयारी करेंगे, तो फिर आप पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगी वो चीजें। मतलब ITI कीजिए जी तो भाई सर। ढंग से करिए और शुरू से ही पढ़ने का अप्रोच रखिए कि भाई पढ़ाई करके हमको ITI करनी है। आप ये जी बोलना चाह सर। रहे हैं? जी। तो जी सर, भले ही ITI में पढ़ते टाइम कम पढ़े, लेकिन ITI की थ्योरी को पढ़ना जरूर है। हम्म। और उस टाइम में आप सर, जिस दिन। आपके पिताजी किसान है ना, मतलब गांव में ही रहते हैं आप पूरी फैमिली? जी सर। आपको भी घर का काम करना पड़ता होगा कभी कभी, ऐसा मौका आता होगा घर का काम करना होता होगा? हाँ सर, खेती में तो हाथ बटाना ही होता है सर। तो जो बच्चों का शिकायत होता है कि सर हम तो गांव से हैं, हमारा तो प्रॉब्लम है, काम करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि 10वां या 15वां इंटरव्यू हम ले रहे हैं इस तरह के बच्चे का जो गांव में रह के पिताजी का काम करके नौकरी में आज हैं आप। एक बच्चा तो पिछला इंटरव्यू में बोला था कि हम, मेरे पिताजी का दुकान है, वहां पर समोसे लिट्टी भी हम बनाते हैं और कस्टमर को देते हैं, हम वहीं पे रहते हैं और वहीं पे पढ़ पढ़ के मैंने नौकरी लिया है। मतलब ये पटना के बगल में नेवरा है, वहां का एक बच्चा था। तो ये एग्जाम्पल है आप लोग। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप थोड़ा समझिए कि अंदर से आग लगता है ना, तब जाकर कुछ चीजें होती है। बनवारी को भी आग कब लगा, जब कंपनी में गया और कंपनी वाले को देखा कि भाई यहाँ पे कोई लाइफ ही नहीं है ना। फिर वर्कशॉप में गए, वहां भी यही हाल हुआ, तो पता चला कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, आग लगानी पड़ेगी। और वो आग जब दिल में लगा तो आज देखिए भारतीय आर्मी में आप चले गए हैं। तो थोड़ा सा BRO के बारे में बताइए कि वहां पे क्या लाइफ है, किस तरह का नौकरी करना होता है और क्या सैलरी वगैरह है, थोड़ा सा आप जिक्र कर सकते हैं? सैलरी तो सर केंद्र सरकार का नौकरी और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अच्छा ही है सैलरी। हम्म। सैलरी हमारा इधर है लगभग 52-53 के हजार करीब बन जाता है। हम्म। और यहाँ पे जिस लोकेशन पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अलाउंस भी है हमारा, आर्मी के बराबर है। अच्छा। अभी 17,300 के करीब अलाउंस है। तो बाकी टोटल HRA भी 70,000 मिलता के है। आसपास चला गया पेमेंट, सैलरी? 53,000 के आसपास है। 53 है और अलाउंस मिला दें तो लगभग ज्यादा हो रहा है, अलाउंस मिला के आप टोटल ही 53? 53 है। हाँ, टोटल 53 है। टोटल 53 है, ओके। तो इसके अलावा जो आर्मी का फैसिलिटी मिलता है, कैंटीन वगैरह का, ये फैसिलिटी जो मिलती है वो सब मिलता है आपको? जी सर, कैंटीन सुविधा तो है। अच्छा, कैंटीन आर्मी सुविधा। वाला ही कैंटीन ऑथराइज है। अच्छा, मतलब आर्मी वाला कैंटीन कहीं भी आप यूज कर सकते हैं? जी सर। पेंशन वगैरह भी मिलेगा, जैसे रिटायर हो जाएगा तो पेंशन सुविधा भी उपलब्ध है? पेंशन तो MPS चल रहा है अभी, MPS में तो सब एक ही जैसा है सर। अच्छा, एक ही जाता है सबका। तो मतलब कुल मिलाकर ज्यादा का अंतर नहीं, आर्मी वाला ही सारा फैसिलिटी लगभग है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सब चीज बढ़िया है, आपके अकॉर्डिंग सब सही है? जी सर। तो इसमें यही है कि सर सर्विस में कोटा नहीं है। अच्छा, एक सर्विसमैन का कोटा नहीं है, बाकी सारा चीज है? हाँ, बाकी सारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जोड़ने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जी सर। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के रक्षा में, देश के सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहिए और हम लोग आशीर्वाद पूरी तरह से आपके साथ हैं। आप लोग बॉर्डर पे डटे हुए हैं लद्दाख में और दुश्मनों से सामना कर रहे हैं, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं। एक गर्व की बात है कि मैं स्टूडेंट मतलब लद्दाख में देश सेवा में लगा हुआ है। सैल्यूट है ऐसे आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश का मान सम्मान, और आप देश के रक्षक हैं। इस प्राउड के साथ हम वीडियो को करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।